अगर आप थोड़े क्यूरियस हैं तो आपने कभी न कभी इस ब्रह्मांड को समझने की कोशिश ज़रूर किया होगा। आपके मन में यह सवाल ज़रूर आता होगा कि यह जो हमारा पूरा यूनिवर्स है यह बना कैसे, हमारे आसपास की सभी चीज़ों के निर्माण की मूलभूत इकाई क्या है और क्या यह रियल है या सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है। हम मनुष्य इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए बहुत पहले से ही एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं, लेकिन हर किसी व्यक्ति का इस दुनिया की रियलिटी को लेकर अपने अलग अलग विचार रहे हैं। कोई कहता है कि यह दुनिया रियल नहीं है बल्कि हम नींद में हैं और सपना देख रहे हैं। वहीं कोई और व्यक्ति कहता है यह दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन है जिसमें हम सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्राम हैं। हम जो कुछ भी करते हैं कंप्यूटर के बाहर बैठा प्रोग्रामर या ऑब्जर्वर उसे कंट्रोल कर रहा है। वहीं कोई और व्यक्ति कहता है यह दुनिया रियलिटी में कुछ भी नहीं बल्कि यह सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि साइंस हमारी इस दुनिया की रियलिटी को किस तरह एक्सप्लेन करता है। ये सारी बातें हो सकता है आपको थोड़ी साइंस फिक्शन स्टोरी लगे, लेकिन वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि कल जो साइंस फिक्शन हुआ करता था आज हमारा साइंस का फैक्ट है और इसी फैक्ट्स के माध्यम से हम हमारी रियलिटी और ये दुनिया जिसमें हमारा पृथ्वी, सूरज, यूनिवर्स और यहाँ तक कि मल्टीवर्स भी शामिल है, ये साइंटिफिकली एक्सप्लेन करेंगे और ये सब जानेंगे कि यह सब बना कैसे और यह कितना रियल है। 4th सेंचुरी बीसी में फिलोसोफर जुआंग झोऊ ने कहा कि कल रात मैंने एक सपना देखा जिसमें मैं तितली बन के आकाश में उड़ रहा था, लेकिन अब जब मैं जाग गया हूँ तो मैं कंफ्यूज हूँ और डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं एक आदमी हूँ जो सपने में तितली बना था या फिर मैं तितली ही हूँ जो सपना देख रही है कि मैं एक आदमी हूँ। उन्होंने कहा कि गौर इस बात पे करना है कि आपका दिमाग कंटिन्यूसली काम कर ही रहा है, चाहे आप सपने में रहते हैं तब या फिर आप जागे हुए हो रहते हैं तब पर भी। तो सवाल यह है कि आप रियलिटी किसको मानेंगे। हो सकता है जिससे आप रियलिटी मान रहे हैं ये भी एक सपना हो, क्योंकि रियलिटी क्या है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वह सब रियलिटी है। उन्होंने कहा कि ये सब सारी चीज़ें मैंने सपने में महसूस किया है। इसका मतलब यह हुआ कि सपना भी रियलिटी ही हुआ। जुआंग झोऊ की इस बात को साइंस समझ नहीं पाया और इसे एक पैराडॉक्स बताया गया। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दूसरे हाइपोथेसिस की, जो है सिमुलेशन हाइपोथेसिस। स्वीडिश फिलोसोफर निक बोस्टन ने साल 2003 में सारी दुनिया को एक बार फिर से अपने रियल एग्जिस्टेंस को लेकर सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो हमारी दुनिया है यह रियल नहीं बल्कि एक कंप्यूटर सिमुलेशन है और आप एक कंप्यूटर प्रोग्राम हैं। हमारी इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, यह सब कंप्यूटर के अंदर चल रही सिमुलेशन है और बाहर से कोई प्रोग्रामर या ऑब्जर्वर बैठ के हमें कंट्रोल या ऑब्जर्व कर रहा है। इसे आप वीडियो गेम या वर्चुअल रियलिटी के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। वीडियो गेम्स भी कंप्यूटर सिमुलेशन है जिसे हम मनुष्यों ने प्रोग्राम किया है। इमेजिन करें कि आप एक वीडियो गेम खेल रहे हैं जिसमें हमारी ही दुनिया की तरह वर्चुअल दुनिया दिखाई दे रही है। गेम का यह कैरेक्टर आप खुद हैं जो सबको मार रहा है, इधर उधर घूम रहा है। आप देखते हैं कि आपको एक गोली लगती है और आप मर जाते हैं। यह सोचने वाली बात यह है कि आप मरे क्यों, क्योंकि जो गोली आपको लगी वो फिजिकल या सॉलिड तो है नहीं, बल्कि वह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है और पूरा एम्प्टी स्पेस में क्रिएट हुआ है। गेम में आप जितना ज़्यादा आगे बढ़ते हैं उतनी ही दुनिया क्रिएट होती जाती है। यही आपकी फिजिकल रियलिटी के लिए भी फैक्ट है। बहुत सारे साइंटिस्ट का मानना यह भी है कि हमारी जो फिजिकल बॉडी है, बॉडी का 99.99999% पूरा एम्प्टी स्पेस है। यहाँ जितनी भी क्रिएशन हो जाए यह सब कंप्यूटर प्रोग्राम है और जो भी चीज़ें दिख रही हैं वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि यह पूरा एम्प्टी स्पेस है। आज साइंस कहता है कि हमारे यूनिवर्स का एक्सपांसन हो रहा है, हमारे यूनिवर्स लगातार फैल रहा है। डाउट यह है कि हो सकता है यह जो यूनिवर्स नाम का वीडियो गेम है अभी भी लोडिंग में है। साइंस का कहना यह भी है कि कोई भी वस्तु लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज ट्रेवल नहीं कर सकती। तो क्या इस बात को हम सिर्फ कोइंसिडेंट कहेंगे कि किसी भी कंप्यूटर सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड भी ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड के बराबर होती है। कहने का मतलब यह है कि हम एक सिमुलेशन में हैं और यहाँ कोई भी वस्तु लाइट की स्पीड से तेज ट्रेवल इसलिए नहीं कर पाती
क्योंकि कंप्यूटर सर्किट में कोई भी प्रोग्राम इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड से तेज फ्लो नहीं हो सकता। फिलोसोफर निक के इस हाइपोथेसिस को एलन मस्क तथा स्टीफन हॉकिंग ने भी सही माना और इसका समर्थन किया। अपनी ही रियलिटी और अपने ही एग्जिस्टेंस पर इतने सारे सवाल उठने के बाद साइंस ने भी इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू किया कि वास्तव में हमारी दुनिया किस चीज़ से बनी है और ब्रह्मांड में किसी भी पदार्थ की मूलभूत इकाई या फंडामेंटल पार्टिकल क्या है। इस पर रिसर्च किए जाने के बाद हमें एक ही मैटर में बहुत सारे अलग अलग तरह के एलिमेंट्री पार्टिकल मिले, जिसमें एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मुख्य पार्टिकल थे। और अगर इन पार्टिकल के भी अंदर देखा जाए तो बहुत सारे ये अन्य अलग अलग तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। मैटर के इन एलिमेंट्री पार्टिकल के नेचर के बारे में जानने पर पाया गया कि एक ही एटम अलग अलग तरह के एटम के साथ मिलकर अलग अलग तरह का बिहेवियर शो करता है। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन एटम अगर कार्बन एटम के साथ मिलता है तो वह गैसियस प्रॉपर्टी शो करता है। वहीं वही ऑक्सीजन एटम हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो लिक्विड का निर्माण करता है। यहाँ तक कि कार्बन एटम जो गैसियस प्रॉपर्टी शो करता था, वही ग्रेफाइट और हीरे के रूप में अपना सॉलिड नेचर भी शो करता है। एलिमेंट्री पार्टिकल के अनस्टेबल बिहेवियर को समझने के लिए क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स दोनों ब्रांचेस में बहुत सारे साइंटिस्ट सामने आए और अपने अपने विचार, अपनी अपनी थ्योरी सामने रखी। 19वीं सदी के शुरुआत में लाइट के कंसिस्टिंग पार्टिकल फोटॉन्स के नेचर के बारे में पता लगाने के लिए कि यह पार्टिकल है या फिर वेव, ब्रिटिश साइंटिस्ट थॉमस यंग ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया। यंग के इस एक्सपेरिमेंट का निष्कर्ष यह निकला कि लाइट एनर्जी वेव नहीं है, बल्कि यह एक एनर्जी की पोटेंशियलिटी है जिसमें सभी पॉसिबल पैटर्न एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और जिसे जब तक ऑब्जर्व नहीं किया जाता वह किसी भी फॉर्म में हो सकती है। वह पार्टिकल भी हो सकती है या फिर वेव भी हो सकती है। यानी ऑब्जर्वेशन के पहले कुछ भी निश्चित नहीं होता, बल्कि ऑब्जर्वेशन के साथ ही किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में कोलैप्स हो जाती है। इसके कुछ साल बाद साल 1927 में क्लिंटन डेविसन और लेस्टर जर्मर ने डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के साथ यह पता लगाया कि किसी भी मैटर के एलिमेंट्री पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, एटम और यहाँ तक कि उसके मॉलिक्यूल्स भी लाइट की तरह ही डुअल नेचर शो करते हैं। इसका मतलब यह है कि ये भी ऑब्जर्वेशन के पहले एनर्जी पोटेंशियलिटी के फॉर्म में होते हैं, जो कि ऑब्जर्वेशन के साथ ही पार्टिकल फॉर्म में कोलैप्स हो जाती हैं और किसी भी फिजिकल मैटर का निर्माण होता है, जबकि ऑब्जर्वेशन के पहले यहाँ कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्वांटम फिजिक्स में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जिनके थ्रू हम एलिमेंट्री पार्टिकल के बिहेवियर को अच्छे से समझ पाए हैं। ब्रूस रोसेनब्लम और फ्रेड कटनर ने अपनी किताब क्वांटम एनिग्मा में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और बताया है कि यह एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे। उन्होंने कहा कि यदि हम एक इलेक्ट्रॉन को 2 सुपर पोजिशन बॉक्सेस में रखते हैं और किसी एक बॉक्स को ओपन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन किसी एक बॉक्स में कोलैप्स हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन पहले बॉक्स में नहीं मिला तो यह निश्चित है कि वह इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉक्स में है। वहीं इसी एक्सपेरिमेंट में अगर हम दोनों बॉक्सेस को एक साथ खोलते हैं तब इलेक्ट्रॉन दोनों बॉक्सेस से एक साथ निकलेगा और वेव के फॉर्म में फैल जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट का भी निष्कर्ष यही निकला कि ऑब्जर्वेशन के पहले कोई भी मैटर एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि यह एनर्जी के पोटेंशियलिटी के फॉर्म में होता है जिसमें सभी पॉसिबल पैटर्न एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और ऑब्जर्वेशन के साथ पार्टिकल फॉर्म में कोलैप्स हो जाती है और यही हमको किसी पर्टिकुलर मैटर के रूप में दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल, अभी आप जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल हमारी वीडियो देखने के लिए कर रहे हैं, यह भी जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करते तब तक किसी भी फिजिकल मैटर के रूप में एग्जिस्ट ही नहीं करता, बल्कि जैसे ही आप इसे ऑब्जर्व करते हैं यह सॉलिड कंप्यूटर के रूप में दिखाई देता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठा कि किसी भी फिजिकल मैटर की एग्जिस्टेंस हमारे ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड क्यों करती है, बल्कि अगर यह रियलिटी है तो इसे किसी भी चीज़ से इंडिपेंडेंट होना चाहिए।
इसका जवाब ढूंढने के लिए 20वीं सदी के मध्य सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने दो सुपरपोजिशन रूप से ज्वाइंट इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर की डिस्टेंस पर रखा और पाया कि जब किसी एक इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया जाता है तो यह ऑब्जर्वेशन ठीक उसी समय दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी प्रभावित करता था। आइंस्टाइन के इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन यह निकला कि कोई एक ऐसा वेरिएबल है जिसके कारण इंफॉर्मेशन लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रेवल कर पा रही है। आइंस्टाइन ने इसे पार्टिकल का स्पूकी एक्शन कहा। बाद में इसी के आधार पर क्वांटम एंटेंगलमेंट का कॉन्सेप्ट सामने आया। क्वांटम फिजिक्स का यह नियम ब्रह्मांड में सभी चीज़ों पर एक जैसे ही लागू होता है, यानी आपके कंप्यूटर की फिजिकल रियलिटी आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करती है, ऐसे ही आपकी फिजिकल रियलिटी किसी और के ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करती है और यह चेन इनफाइनाइट तक चलती ही रहती है। फिजिसिस्ट जॉन वन न्यूमैन ने इस चेन को रोकने का एकमात्र उपाय बताया कि इसे कोई रोक सकता है तो वह खुद कॉन्शियस ऑब्जर्वर है जो कि ऑब्जर्वेशन को परफॉर्म कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि कॉन्शियसनेस दिमाग में हो रही फिजिकल इंटरेक्शन का प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वह भी ऑब्जर्वेशन के साथ ही कोलैप्स हो जाती। हमारी इस फिजिकल रियलिटी के क्वांटम मैकेनिक्स का यह मूलभूत नियम इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कॉन्शियसनेस कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, लेकिन यह किसी भी फिजिकल मैटर से ज़्यादा रियल है। इन सारी बातों के बाद यह निष्कर्ष निकला कि मैटर और स्पेस टाइम का सारा फिजिकल मेकअप उस कॉन्शियस ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है जो कि इस पूरे फिजिकल वर्ल्ड को देख रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है। साइंस की इन सारी थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट पर डिस्कस करने के बाद नोबेल प्राइज़ विनर फिजिसिस्ट यूजीन विग्नन ने कहा कि कॉन्शियसनेस के कॉन्सेप्ट को शामिल किए बिना क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों को भी तैयार या फार्मूलेट नहीं किया जा सकता। कॉन्शियसनेस को समझने के प्रयास में साइंस भी इस कॉन्सेप्ट पर पहुंचा कि कॉन्शियसनेस किसी मैटर से उत्पन्न हुई चीज़ नहीं है, जबकि इसका उल्टा यानी फिजिकल मैटर हमारी कॉन्शियसनेस का प्रोडक्ट है। इसी बात को हमारे भारत देश में आध्यात्मिक शास्त्रों में अहम ब्रह्मास्मि यानी आई एम द क्रिएटर के रूप में कहा गया है। इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन यह है कि हमारा पूरा फिजिकल यूनिवर्स हमारे मन से ही उत्पन्न होता है। हम जो कुछ भी कॉन्शियसली सोचते हैं वह उसी वक्त फिजिकली क्रिएट हो जाता है और क्रिएट हुए मैटर की प्रॉपर्टी और बिहेवियर हमारे इंटेंशंस और अटेंशंस पर डिपेंड करती है, जैसा कि फिजिसिस्ट हेनरी स्टाफ ने कहा है। तो अब वीडियो के अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी इंटेंशंस अच्छी रखिए और उन्हें पूरे अटेंशंस के साथ ऑब्जर्व कीजिए। आपके लिए जो कुछ भी क्रिएट होगा वह लाजवाब होगा। ध्यान रखना, यू आर द क्रिएटर।